जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। और पीटी 365 की हमारी क्लास आज से शुरू होगी। ये क्लास आपकी यूज़फुल होगी यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए और यूपी पीसीएस, आरओ आरओ सभी एस्पिरेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है आपका ओजोन होल। ओजोन होल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ध्यान में रखना है। अभी 1 डेढ़ महीने में आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा, उसको लेकर क्या आपको सोचना है, और ठीक वही पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से यूपी पीसीएस, आरओ और बाकी एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखकर पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ओजोन होल के बारे में जो लिखा हुआ है वो एक स्टडी ये बताती है कि 2020-22 में ओजोन होल जो है वो और ज़्यादा बड़ा हो गया अंटार्कटिका के ऊपर, और थिकनेस भी उसकी काफ़ी कम हो गई। अब ओजोन होल के बारे में नॉर्मल काफ़ी चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं कि ये अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है स्ट्रेटोस्फियर में। आपको ये बस एक पॉइंट इस तरह से ध्यान रखना है कि लगभग 90% जो अर्थ का ओजोन है वो आपका स्ट्रेटोस्फियर में रहता है। सो नियरली 90% ऑफ अर्थ ओजोन रिसाइड्स इन द स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद यहाँ दो ये पॉइंट हैं जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ये है कि इट डिनोट्स एरियाज। ओजोन होल है क्या? वो एरिया जहाँ पर ओजोन का लेवल 220 डॉप्सन यूनिट से नीचे चला जाता है। अब ओजोन को जो मेज़र करने की यूनिट है वो होती है आपकी डॉप्सन यूनिट। 220 डॉप्सन यूनिट के नीचे जब ओजोन होल आपको देखने लगेगा तो इसका मतलब उस एरिया में ओजोन होल बन चुका है। साथ ही एवरेज थिकनेस जो है ओजोन होल की, ओजोन लेयर की, ना कि ओजोन होल, ओजोन लेयर की जो एवरेज थिकनेस है अपने धरती के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर में, वो आपका 300 डॉप्सन यूनिट के आसपास है। ये थिकनेस जो होती है आपकी ओजोन लेयर की, उसको मेज़र करता है डॉप्सन यूनिट। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, चाहे आरओ क्यों ना हो। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है ये मेजर ओजोन डिप्लेटिंग जो सब्सटेंस है ओडीएस, ये है आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसीज, कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेलोन्स। हेलोन्स में जब भी आप पढ़ेंगे तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ जैसे स्टार बना हुआ है हेलोन्स में जितने भी हेलोन्स हैं उसमें आपको ब्रोमीन ज़रूर दिखाई देगा। तो अगर आपको इस तरह का कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि ऑल हेलोन्स कंटेन ब्रोमीन, तो ये बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि हेलोन्स जो हैं वो आपके मेनली फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ होते हैं। तो ये बात आप लोग एप्लीकेशन के लिए याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि क्या क्या वो पोटेंशियल ड्राइवर्स हैं, क्या क्या वो मुख्य कारण हो सकते हैं जो कि अंटार्कटिका में ओजोन होल क्रिएट करते हैं। उसमें एक आपका कारण है चेंजेस इन अंटार्कटिक पोलर वर्टेक्स। मतलब पोलर वर्टेक्स पोलर वर्टेक्स में आपकी जो बदलाव होते हैं ना अंटार्कटिका के ऊपर, वैसे पोलर है, आर्टिक अंटार्कटिक दोनों ही जगह हो सकता है, लेकिन मुख्य तौर पे ये साउथ पोल अंटार्कटिका के ऊपर देखने को मिलता है। उसमें जो भी बदलाव आता है वो कहीं ना कहीं ओजोन होल की थिकनेस को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। तो देखिए पोलर वर्टेक्स जो है, अब पोलर वर्टेक्स क्या है इसके बारे में डिटेल जाने पे लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन यहाँ जो ये दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है एग्जाम के लिए, कि पोलर वर्टेक्स आर स्ट्रेटोस्फेरिक विंड पैटर्न्स with a vast swirl of low pressure and very cold air more pronounced over the south poles। देखिए क्या है ना कि ये अपनी धरती है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ समझ लीजिए कि बिल्कुल 16 से 48 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्ट्रेटोस्फियर में आप देखेंगे कि ऐसी एक हवा चलती है, लो प्रेशर क्रिएट है, और ये हवा यहाँ पर ऐसे चलती रहती है। यही आपका पोलर वर्टेक्स है। इसको हम लोग पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड भी कहते हैं, क्योंकि 16 किलोमीटर के ऊपर जब आप जाएंगे पोल्स पे तो आपको पता है कि पोल्स पे हमारा रेडियस जो अर्थ का है वो इक्वेटर की तुलना में थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो और ज़्यादा एटमॉस्फियर को अपनी तरफ खींचता है। उसकी वजह से जो एटमॉस्फियर की ट्रोपोस्फियर की हाइट है वो इक्वेटर की तुलना में पोल्स पे कम होता है। तो 16 किलोमीटर की हाइट को या उससे ऊपर आप जब भी जाएंगे पोल्स पे, पोलर रीजन पे, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, तो वहाँ पर ट्रोपोस्फियर खत्म हो जाता है और स्ट्रेटोस्फियर स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ये जो पोलर वर्टेक्स क्लाउड्स हैं ये आपका पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कहलाते हैं।
पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स को हम नेक्रियस क्लाउड्स या मदर ऑफ पर्ल भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि मदर ऑफ पर्ल किसे बोलते हैं। ये आपका -78 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही बन सकता है, इसको उतना कम से कम टेम्परेचर चाहिए, और ये जो भी लॉन्ग वेव रेडिएशन से उसको ट्रैप कर लेता है। अब जैसे अपनी धरती पे क्या होता है कि सन की तरफ से आती है यूवी रेस। यूवी रेस जो होती हैं वो हाईली एनर्जेटिक रेस होती हैं, और हाई एनर्जी होने की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, और इसका वेवलेंथ अगर आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जो वेवलेंथ होगी इसकी वो हो जाएगी कम। तो कम वेवलेंथ वाली ये अल्ट्रावायलेट रेस अपनी आती है सन से। यहाँ से धरती से टकराने के बाद आप देखेंगे कि जब ये वापस अर्थ रिफ्लेक्ट करता है तो ये हो जाती है लॉन्ग वेव रेडिएशन। यानी अब एनर्जी तो कम हो गई, क्योंकि अब इंफ्रारेड रेस को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, अर्थ जो है वो रेडिएट कर रहा है वापस से, और जब रेडिएट करेगा इंफ्रारेड रेस को अर्थ, तो इंफ्रारेड रेस की एनर्जी कम होती है, कम होने की वजह से वहाँ पर जो वेवलेंथ है उसका वो ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए लॉन्ग वेव रेडिएशन जब ये वापस जाता है तो लगभग इतनी ऊंचाई पे स्ट्रेटोस्फियर में 16 किलोमीटर 20 किलोमीटर के ऊपर जो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन मौजूद होता है, और ख़ास तौर पे जो ये पोलर वर्टेक्स की हम बात कर रहे हैं, ये उस लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप कर देता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपको इतना क्यों जानना था। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी से मिलता जुलता देखिए, वॉल्केनिक इरप्शंस जब भी होते हैं, जब भी आपके बड़े स्तर पे भूकंप, आपके वॉल्केनो आते हैं, ज्वालामुखी आती है, तो वो ज्वालामुखी किस तरीके से आपके स्ट्रेटोस्फियर में मौजूद ओजोन लेयर को कहीं ना कहीं एक असर करती है, उसको इन्फ्लुएंस करती है, वो आप इसको देख सकते हैं पॉइंट में। लेकिन जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, वो यहाँ पर दिया हुआ है कि अभी हाल ही में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये आपका न्यूज़ में था। ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि भारत ने कहीं ना कहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के टारगेट को पीछे छोड़ दिया है। सो इंडिया सरपास्ड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल टारगेट्स। कैसे पीछे छोड़ा है? देखिए, हमने क्या किया कि SCFC जो है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसका हमने जो टारगेट रखा था इसको पीछे छोड़ दिया, और 2020 का जो बेस लाइन था, यानी 2020 में हम जितना SCFC यूज़ कर रहे होंगे उसका जो यूज़ किए थे, तो 44% तक हमने उसमें कटौती की है। तो 44% रिडक्शन हमने अचीव किया है 2020 के बेस लाइन से। उसके बाद हमने SCFC 141B जो है इसको एलिमिनेट कर दिया है। SCFCs जो हैं वो रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ होते हैं जब भी नए रेफ्रिजरेटर्स हम आपके फ्रिज को बनाते हैं। अब आगे ही लिखा हुआ है कि जो SCFC हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो नए हमारे फ्रिज बन रहे हैं, इसमें से भी हम दिसंबर 2024 तक इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो लिखिए वही लिखा है कि SCFC जो है विल ऑल्सो फेज आउट, इंडिया विल ऑल्सो फेज आउट यूज़ ऑफ SCFCs इन न्यू इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कम्प्लीटली बाय दिसंबर 2024। तो दिसंबर 2024 तक जो नए फ्रीज बन रहे हैं उनके अंदर से भी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन SCFC जो है वो भी पूरी तरीके से बनना बंद हो जाएगा। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो टारगेट था 2030 का, वो हम 6 साल पहले ही इसको अचीव कर लेंगे, क्योंकि SCFC को पूरी तरीके से फेज आउट करने का जो हमारा टारगेट था वो 2030 तक था। फिर आप यहाँ आइए, इंडिया का जो कूलिंग एक्शन प्लान है इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं कि इंडिया चाहता है कि वो अपनी जो कूलिंग की डिमांड है उसको कम कर सके, रेफ्रिजरेंट ट्रांजिशन को कम कर सके, एनर्जी इफ़िशियंसी को बढ़ा सके और बेटर टेक्नोलॉजी ऑप्शंस को अपना सके 2037-38 तक। लेकिन हमारे लिए ये जो पॉइंट है यहाँ जो लिखा है, यहाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो आपका आया था अस्तित्व में। इसको इम्प्लीमेंट किया गया था वियना कन्वेंशन के अंदर। वियना कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था 2 साल पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के, यानी कि 1985 में। ये एक वैश्विक स्तर पे पर्यावरण को लेकर एक संधि है, ग्लोबल एनवायरनमेंट ट्रीटी है, जिससे हम प्रोडक्शन और यूज़ जो है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस का उसको कम करेंगे। इसके सिग्नेटरीज हैं, अगर आप देखेंगे इसके सिग्नेटरीज कौन हैं, तो लगभग सारे देश इसके सिग्नेटरी हैं, और ये यूनाइटेड नेशन का पहला ऐसा कोई संधि था जिसको यूनिवर्सली सारे देशों ने, यूनिवर्सली का मतलब यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिल गया था, यानी कि सभी देशों की तरफ से जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं उन्होंने इस संधि को अपना लिया है। तो ये फर्स्ट इस तरह का ट्रीटी था जिसको सारे देश के लोगों ने, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं सभी ने स्वीकारा कि हाँ हमें इसकी ज़रूरत है, इसको एक्सेप्ट करना है। ये फर्स्ट यूनिवर्सली रेटिफाइड ट्रीटी है यूनाइटेड नेशन की।
और भारत के संदर्भ में जो हम पढ़ेंगे, तो भारत के संदर्भ में पढ़ने से पहले ये देखिए कि वर्ल्ड ओजोन डे हम हर साल 16 सितंबर को मनाते हैं। तो कभी कभी सिर्फ यही क्वेश्चन आपका पूछ देता है, जैसे कि 16 सितंबर को कौन सा दिन हम मनाते हैं। किगाली अमेंडमेंट हुआ था, एक संशोधन हुआ था किगाली में इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर। इसको अडॉप्ट किया गया था 2016 में, हालांकि 3 साल के बाद 2019 में इसको लागू किया गया था। इसके तहत आपका था कि जो HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, उसके खपत को और उसके उत्पादन को, प्रोडक्शन और कंजम्पशन को हमें ख़त्म करना है। देखिए हुआ क्या था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था CFC और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन था HCFC, ये कहीं ना कहीं ओजोन को ख़त्म कर रहे थे। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के तौर पे इनको देखा जाता है। इसके ऑल्टरनेटिव में हम लेकर आए HFC को, यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को। अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का एक फ़ायदा तो हमको ये मिला कि ओजोन को जो ख़त्म करने वाली सब्सटेंस थे उसका ऑल्टरनेटिव तो ये बन गया, लेकिन इसका नुकसान हमें ग्लोबल वार्मिंग के तौर पे देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है HFC का, GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मतलब कि ये आपका कितना ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करने का। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ये 1000 गुना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात थी, इसलिए इसको हटाना ज़रूरी हो गया था। भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अगर आप देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है कि भारत जो है वो थोड़ा सा लेट वियना कन्वेंशन का मेंबर बना। 1985 में वियना कन्वेंशन आया, तो उसके लगभग 6 सालों के बाद भारत उसका मेंबर बना 1991 में, और अगले ही साल भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को स्वीकार कर लिया, उसको रेटिफाई कर लिया, अपनी रजामंदी दे दी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी वही है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। किगाली एग्रीमेंट को हमने रेटिफाई कब किया? 2021 में, ये न्यूज़ में था उस समय। 2016 में किगाली एग्रीमेंट, ये किगाली अमेंडमेंट आया था, किगाली संशोधन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ऊपर। इसके तहत भारत ने बोला कि वो HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 4 स्टेप में 2032 जैसे ही पूरा हो जाएगा, उसके बाद 4 स्टेप में वो HFC को कहीं ना कहीं ख़त्म करेगी। तो पहला बोला भारत ने कि 2032 में हम 10% HFC के उत्पादन को कम कर देंगे, फिर अगले 5 साल के बाद 10% और कम कर देंगे, फिर अगले 5 साल के बाद 10% और कम कर देंगे, और फाइनली 2047 में 85% तक हम HFC को फेज आउट कर देंगे। तो ये भारत का टारगेट था। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और आपका जितना भी ये ओजोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट PT 365 में दिया, इसे हमने कवर कर लिया है। आगे फिर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।